बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम एमडी कैट का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। एमडी कैट मीन मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। ये टेस्ट आप फेमिलियर हैं कि यूएचएस इस टेस्ट को कंडक्ट करती है। फ़िज़िक्स के हवाले से मैं आपके साथ इसकी डिस्कशन करूँगा। फ़िज़िक्स के जो यूएचएस के पेपर में एमसीक्यूज़ आते हैं वो 40 एमसीक्यूज़ हैं। अगर हम टोटल इसके पैटर्न की बात करें तो टोटल यूएचएस के अंदर आपके जो एमसीक्यूज़ आने हैं वो टोटल एमसीक्यूज़ 200 हैं। टोटल एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके 200 हैं, जिसमें से फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ 40 हैं और इसके एमडी कैट के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। यानी टोटल 200 एमसीक्यूज़ हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और फिज़िक्स के 40 एमसीक्यूज़ हैं। अगर हम फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ की देखें किस तरह वो आते हैं, ये मैंने इसका पैटर्न लिखा हुआ है कि इसमें वेरी इजी एमसीक्यूज़ आपके 6 हैं, उससे थोड़े टफ जो हैं वो 6 बनेंगे। मॉडरेट लेवल के जो एमसीक्यूज़ हैं वो 16 हैं और हार्ड एमसीक्यूज़ 8 होते हैं और जो कंपेरेटिवली ज़्यादा टफ एमसीक्यूज़ होते हैं वो 4 एमसीक्यूज़ हैं। ये जो वेरी हार्ड लिखा हुआ है इसको इस तरह माइंड पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। मेडिकल वाले बच्चे के लिए वेरी हार्ड का मतलब ये होता है कि न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ होते हैं, क्योंकि बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी वीक होती है। कुछ बच्चों की कैलकुलेटर यूज़ करने की बचपन से हैबिट होती है इस वजह से। लेकिन हम कोशिश करेंगे जो हमारे लेक्चर्स चल रहे होंगे उन लेक्चर्स के दौरान आपकी जो मैथमेटिकल टेक्निक जो यूज़ होंगी एमडी कैट के पेपर के अंदर, इंशाल्लाह हम उसको कवर अप कर लेंगे। वो सिचुएशन नहीं है कि आप ये समझना शुरू कर देंगे कि वेरी हार्ड एमसीक्यूज़ है तो बस ये होने ही नहीं है। बस वो मैथमेटिकल जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनको ये वेरी हार्ड का नाम दे रहा है, जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में आप लोगों ने टेक्निक यूज़ करनी होती है। क्या टेक्निक होगी, कैसे कैसे टेक्निक को यूज़ करना है, वो साथ साथ मैं आपको टिप्स देता रहूँगा और आप अपनी असाइनमेंट्स के ऊपर जब वो टिप्स को अप्लाई करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द कोर्स आप बिल्कुल उन चीज़ों से फेमिलियर हो चुके होंगे। और अल्लाह पाक ने खैर की तो ये जो वेरी हार्ड है इंशाल्लाह आपके लिए इजी वाले एमसीक्यूज़ काउंट होंगे और आपको जज ही नहीं हो सकेगा कि जिन्हें हम वेरी हार्ड कह रहे थे और इजी में क्या डिफरेंस है। जो एमडी कैट का कोर्स आउटलाइन है उसको मैंने यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। हम यूनिट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके टॉपिक मैंने लिख दिए हैं। वैसे यूनिट 2 जो है वो आपकी एफएससी की बुक का फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 3 बनता है। चैप्टर नंबर 3 है फर्स्ट ईयर का, यानी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 है। इस एमडी कैट के कोर्स के लिए आप लोगों ने जो बुक्स यूज़ करनी है वो पंजाब बोर्ड की बुक्स यूज़ करनी है, यानी जो बुक्स हैं वो आपकी पंजाब बोर्ड की होंगी। तो ये आप लोगों ने बस एक चीज़ याद रखनी कि चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर का, इसमें जो यूनिट नंबर 2 जिसको मैंने नाम दिया है फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 3 है और इसमें जो बुक यूज़ होगी वो पंजाब बोर्ड की बुक यूज़ होगी। इसके टॉपिक लिखे हुए हैं। पहला टॉपिक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, वो सिंपल से टॉपिक्स हैं। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, न्यूटन लॉस की बात करेंगे, मोमेंटम एंड इसका लॉ डिस्कस करेंगे, फोर्स और डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी की बात करेंगे, इम्पल्स का टॉपिक है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन है और प्रोजेक्टाइल मोशन है। ऑलमोस्ट कंप्लीट टॉपिक ही इंक्लूड है, स्वाय पंजाब की बोर्ड में पंजाब बोर्ड का जो ये बुक है उसमें एक टॉपिक छोड़कर जो रॉकेट मोशन का टॉपिक है ना, उसके अलावा ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट इंक्लूड है। इसके अलावा इसमें 2 और टॉपिक मैंने लिखे हैं, जिसमें एक टॉपिक है टॉर्क एंड इट्स यूज़ एंड इक्विलिब्रियम। ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये चैप्टर नंबर 3 के नहीं हैं। ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये चैप्टर नंबर 2 के हैं, यानी चैप्टर नंबर 2 के ये 2 टॉपिक्स हैं। और ये वही बात अगेन कि ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पंजाब बोर्ड की बुक से पढ़ने हैं। अच्छा, अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं। 2 तरह की अप्रोच मैं यूज़ करूँगा आपको ये चीज़ें सिखाने के लिए। कुछ जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स को हम पहले उनकी थ्योरी को सही तरह जज किया करेंगे। उस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के बाद हम उनके एमसीक्यूज़ की तरफ मूव किया करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी थ्योरी बिल्कुल सिंपल सी है, फ्लैट सी चीज़ें हैं जो हमें ऑलरेडी पता भी हैं। जिस तरह इस यूनिट्स के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आखिरी कुछ टॉपिक छोड़कर कोलिजन का टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल है, इसकी थ्योरी हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी पहले। लेकिन बाकी सारे टॉपिक्स ऐसे इसमें लिखे हुए हैं कि जो बिल्कुल आप लोग ग्रेड 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो इस तरह की टॉपिक की हम थ्योरी की डिटेल में कम जाएंगे,
ये नहीं मैं कह रहा कि हम उनकी थ्योरी को अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे, हम उनकी थ्योरी को ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज़ ही थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन कुछ जो बड़े थ्योरेटिकल टॉपिक्स होंगे उनकी थ्योरी, टोटल थ्योरी के एमसीक्यूज़ में कवर अप नहीं किया जा सकता। उसके लिए पहले हम उनकी थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट देख लेंगे और देन हम उनके एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करेंगे। मतलब टू वे ये चीज़ें चल रही होंगी ना। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि जो भी चीज़ यहाँ बोर्ड पे डिस्कस की जा रही है वो सब कुछ ही इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों ने उन सब चीज़ों को मेमोराइज़ करना है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आप सब बच्चे इसी से फेमिलियर हो कि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आप सबको याद है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलें, ये तो हमें पता है ऑलरेडी कि डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमें पता है कि अगर डिस्टेंस स्केलर है तो डिस्टेंस बच्चों आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। देखिए डिस्टेंस के साथ नेगेटिव ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, डिस्टेंस या पॉजिटिव होगा या 0 होगा। लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मीन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेंगे, जब डायरेक्शन चेंज होगी तो डिस्प्लेसमेंट के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा जो ये शो करेगा अपोजिट इन डायरेक्शन को। तो बात हमें क्लियर होगी कि डिस्टेंस पॉजिटिव एंड 0 होगा और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, तीनों ऑप्शन इसके पॉसिबल हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि मैंने ये बात की कि डिस्टेंस इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है। अब ज़रा सोचें, आप लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ा हुआ है, वर्क भी तो स्केलर क्वांटिटी है लेकिन वर्क तो नेगेटिव होता है। आप सबको याद है कि अगर एंगल 180 डिग्री हो जाए, या अगर हम उसको ज़्यादा डिटेल से बात करें तो इफ़ एनी एंगल ग्रेटर दैन 90 डिग्री, तो सब उन एंगल पे वर्क डन नेगेटिव होता है। तो वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है बट वो नेगेटिव होता है। तो इस कन्फ्यूजन का आप यूँ अंडरस्टैंड करें कि जितने भी स्केलर्स हैं जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होते हैं, जो स्केलर डॉट या स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट होते हैं, वो स्केलर नेगेटिव साइन, उनके साथ नेगेटिव साइन यूज़ हो सकता है। अगर उनका एंगल 90 से ग्रेटर और 180 तक एंगल हो तो उनमें नेगेटिव साइन आता है। लेकिन ऐसे स्केलर जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं होते, जिस तरह आपका डिस्टेंस है, तो ऐसे स्केलर जो होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। चलें आगे चलते हैं। फिर पहला एमसीक्यू है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? या एस सिंबल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो डिस्टेंस के लिए है और डी जो सिंबल है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ हो रही है। तो पूछ रहे हैं इनमें से इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है। अब ज़रा फर्स्ट ऑप्शन पे गौर करें, जब ये दोनों इक्वल लिखे हुए हैं, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो अब ज़रा खुद सोचो, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा हो, लेट्स से इफ अ बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहा है और बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो जितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा वही उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब बॉडी किस में मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा। तो क्योंकि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा तो जो उसका डिस्टेंस होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। लेकिन सपोज करें आपका ये पॉइंट ए है, इसी को ले लें, और ये पॉइंट बी है। अब सपोज करें बॉडी जो है वो उसका इन दो पॉइंट्स के दरम्यान में ए से बी की बजाय, स्ट्रेट जाने की बजाय वो इस कर्व पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है। अब हमें ये चीज़ तो पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। यानी ये जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब डिस्प्लेसमेंट तो वही पहले वाला ही है, लेकिन डिस्टेंस क्या चीज़ होगी? डिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करें तो डिस्टेंस को हम यूँ कह रहे होते हैं लेंथ ऑफ पाथ होता है। कौन सा पाथ? जिस पाथ के अलॉन्ग बॉडी ने मूव किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा था तो जो उसका डिस्टेंस था वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी था। लेकिन अगर बॉडी किसी कर्व पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है तब अब इस पाथ की जो लेंथ होगी वो उसका डिस्टेंस काउंट होगा और इन दो पॉइंट्स के दरमियान में आपका डिस्प्लेसमेंट काउंट होगा। इस केस में देख लें कि डिस्टेंस ग्रेटर आ रहा है किसी से? डिस्प्लेसमेंट से। इसका मतलब ये कि ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। और ये ऑप्शन कब ठीक है? जब बॉडी किसके अलॉन्ग मूव करेगा? किसी
कर्व पाथ के लॉन्ग मूव करेगा। ये दोनों ऑप्शन ठीक हो गए। स्ट्रेट लाइन में जाएगा इक्वल होंगे, और अगर बॉडी कर्व पाथ के लॉन्ग मूव करेगा तो डिस्टेंस ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से। थर्ड में लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर दैन डिस्टेंस। अब ज़रा खुद इमेजिन करो, क्या ऐसा आपको लगता है पॉसिबल है कि बॉडी मूव कर रहा हो और उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डी, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, वो डिस्टेंस से ग्रेटर हो जाए? तो ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और हमारा एमसीक्यूज भी यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इसका मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन फिर इसमें कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, बाकी दोनों ऑप्शन ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि एमसीक्यूज की स्टेटमेंट पेपर में यही है, वो यूँ भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर वो ये एमसीक्यूज की स्टेटमेंट होती कि करेक्ट ऑप्शन बताएं जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करेगा, तो फिर डेफिनेटली ऑप्शन एग्जैक्टली अल्फा होना चाहिए। और अगर एमसीक्यूज ये आ जाता विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन बॉडी मूव अलोंग ए कर्व पाथ, अगर वो कर्व पाथ का वर्ड यूज़ करेगा तो अब आपका ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, अब आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मीन आप उस चीज़ को जब अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो उस स्टेटमेंट को किसी भी एंगल से वो पूछे तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। एक और एमसीक्यूज आपके सामने लिखा है कि इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी जीरो हो गया, यानी कि बॉडी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है, और फिर पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये ख्याल रखना है कि पहले इनकरेक्ट उसने पूछा था, अब वो पूछ रहा है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, और आपसे पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन बताएं। देखो बच्चों, अगर एक बॉडी है वो रेस्ट की स्टेट में है, जिस तरह मैं हूँ, मैं अगर रेस्ट की स्टेट में हूँ तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस अभी मैंने क्या बताया, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। बॉडी ने जो पाथ कवर किया है उसकी लेंथ को तो हम डिस्टेंस कहते हैं। अब अगर एक बॉडी रेस्ट की स्टेट में है उस वक्त क्या होगा? डेफिनेटली उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो क्या होगा? जीरो ही होगा। तो उसने क्वेश्चन में ये तो बताया है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? इसका मतलब उसका डिस्टेंस भी जीरो हो सकता है, और वो मैंने अभी आपको स्टेज बताई है कि जब बॉडी की स्टेट में होगा, रेस्ट की स्टेट में होगा, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसका डिस्टेंस भी फिर क्या होगा? जीरो ही होगा। तो ये ऑप्शन ठीक है जब बॉडी की स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में होगा। नेक्स्ट बी ऑप्शन पे ज़रा गौर करते हैं। दोबारा वही बात है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है और डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। इसको ज़रा देखें, यूँ समझें कि बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करके जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, और बॉडी ने जाते हुए 5 मीटर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और फिर बॉडी वापस बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पर भी आ गया, तो ज़ाहिर है वापसी पे भी उसने 5 मीटर ही कवर किया होगा। इट मीन्स इस केस में क्या हो रहा है, बॉडी मूव कर रहा है लेकिन बॉडी के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या हैं? सेम है। अब मुझे ये बताएं कि अगर इस केस में आप टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करें जब मूविंग बॉडी है लेकिन बॉडी के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो इस केस में बच्चों जो टोटल डिस्टेंस बनेगा वो 5 + 5, तो टोटल डिस्टेंस आप लोगों के पास 10 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस बनेगा। लेकिन इस केस में अगर हम बच्चों डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने की बात करते हैं, क्योंकि अभी हमारी बात हुई है डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता, वो बात हम लोगों ने कर ली थी, बट डिस्प्लेसमेंट कैन भी नेगेटिव हो सकता है वो। अब आप अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, अगर इस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जब वो बॉडी वापस आएगा तो उसकी डायरेक्शन मोशन क्या हुई है? चेंज हुई है, बल्कि मुझे यूँ कहना चाहिए उसकी डायरेक्शन मोशन अपोजिट हो गई है। उस अपोजिट होने की वजह से हम इसके साथ कौन सा साइन लगाएंगे? नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि बॉडी की डायरेक्शन मोशन रिवर्स हो गई है। अब अगर आप इस केस में इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो 5 - 5 आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मूविंग बॉडी हो और उस मूविंग बॉडी के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, लेकिन उसका डिस्टेंस फिर 0 नहीं होगा। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कौन सा बॉडी हो? मूविंग बॉडी हो, एक तो मूविंग बॉडी हो और उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, फिर ये ऑप्शन ठीक होगा। अगर उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है तो फिर डेफिनेटली उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इट मीन मूविंग बॉडी हैविंग सेम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो आप देख लें 0 आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस उसका 0 नहीं आ रहा। तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि बॉडी मूविंग है या बॉडी रेस्ट में है।
इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए भी ठीक है और ऑप्शन बी भी ठीक है। अब सी ऑप्शन देखें, उसमें लिखा हुआ है मे बी ए एंड बी, मतलब ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो आपका क्या ख्याल है, ऑप्शन फिर कौन सा हमें चूज़ करना चाहिए? सी ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी एमसीक्यूज़ को बच्चे मैं थोड़ा अगर मॉडिफाई करके कह दूँ, मैं कह दूँ इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 है और मैं कंडीशन लगा दूँ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी अब कीवर्ड क्या है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है और बॉडी रेस्ट की स्टेट में है, तो अब भी क्या सी ऑप्शन होगा? अब डेफिनेटली सी ऑप्शन नहीं होगा। अब आप लोगों ने ऑप्शन कौन सा चूज़ करना है? अल्फा अब आपका ऑप्शन बनेगा। अगर इस स्टेटमेंट को मैं और थोड़ा और मॉडिफाई करूँ, मैं ये कह दूँ इफ़ डिस्प्लेसमेंट इक्वल 0 हो जाए फॉर अ मूविंग बॉडी का लफ्ज़ यूज़ हो जाए। यानी डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन बॉडी कौन सा, एक मूविंग बॉडी है, तो उस केस में क्या होगा वो मैंने भी आपको बताया कि अगर डिस्प्लेसमेंट मूविंग बॉडी का कब हो जाता है, अगर एक मूविंग बॉडी हो और उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाएं तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और डिस्टेंस 0 नहीं होगा। तो अगर इसी स्टेटमेंट में इफ डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल टू 0 फॉर अ मूविंग बॉडी लफ्ज़ लिखा होगा तो फिर अगेन ऑप्शन ऑफ सी चूज़ नहीं करेंगे, बल्कि अब आपके पास जो ऑप्शन बनेगा वो बीटा आपका ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है इस चीज़ को आपको आइडिया इसका अच्छे तरीके से हो चुका होगा। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में सेम केस एमडी कैट में भी आपके सर्कल से रिलेटेड भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन आते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। मैंने आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये सर्कल का सेंटर ओ है, उसका रेडियस आर है, और सपोज करते हैं एक बॉडी इस सर्कुलर पाथ के लॉन्ग मूव कर रही है। यानी एक बॉडी है और वो बॉडी इस सर्कुलर पाथ के लॉन्ग मूव कर रही है। आपके क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं, कैलकुलेट रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर ए बॉडी विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, उसका रेडियस से आर आपका रेडियस है। और अब ये जो रेशियो आप लोगों से पूछ रहे हैं डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की, ये डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप ये रेशियो बताओ 1 कंप्लीट रोटेशन के बाद। एक आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये रेशियो बताओ आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद, या यूँ भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप इस रेशियो को बताओ आफ्टर क्वार्टर रोटेशन के बाद। मीन डिफरेंट एंगल से वो आपसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकता है। अब हम इसी डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन के बाद। देखिए बच्चे, आप सबको इस चीज़ का आइडिया है कि अगर आपने 1 कंप्लीट रोटेशन में अगर बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, तो अगर आप लोगों ने उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, लेट्स से ये बॉडी है जो कि सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है, और हम इस कंप्लीट सर्कल के अलॉन्ग इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो कंप्लीट सर्कल के अलॉन्ग जब बॉडी मूव करेगा तो बॉडी जितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस मीन जो सर्कल की टोटल लेंथ होगी, उसी टोटल लेंथ को हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों ने इस पूरे सर्कल की टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है तो वो किसकी इक्वल होगी? सर्कमफेरेंस की इक्वल होगी। और अगर सर्कल का रेडियस r है तो इसका जो सर्कमफेरेंस बनेगा वो 2πr होगा, और यही सर्कमफेरेंस शो करेगा बॉडी ने 1 कंप्लीट रोटेशन में जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है। अब आप लोगों ने कैलकुलेट करना है इसका डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन। थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि अगर एक मूविंग बॉडी हो और उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? एग्जैक्टली 0 होता है। तो देखें, अगर बॉडी ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया उसने और वापस अगर ए पॉइंट पर आ गया है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस केस में किसके इक्वल होगा? 0 होगा। तो डिस्टेंस 0 नहीं है बल्कि 2πr है, डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है कि इन दोनों की रेशियो बताओ। देखिए बच्चे, अगर तो वो डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशियो पूछता है तो 2πr/0 और समथिंग ओवर 0 आपको पता है इन्फिनिटी की इक्वल होता है, तो आप इसका ऑप्शन इन्फिनिटी चूज़ करेंगे। लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि अगर वो डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस पूछ ले तो फिर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस इसका 2πr है, अब 0 ओवर समथिंग किसकी इक्वल होगा? 0 होगा। तो ये पेपर में थोड़ा ध्यान से देख लेना है कि वो क्या चीज़ पूछ रहा है, s/d पूछ रहा है या d/s पूछ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि आप इन दोनों की रेशियो बताओ डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की आफ्टर हाफ रोटेशन। देखिए बच्चे, ये जो डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस लिखा हुआ है कंप्लीट रोटेशन का। अगर आप हाफ रोटेशन का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो सिंपली इसी डिस्टेंस को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास किस रोटेशन का आ जाएगा? हाफ रोटेशन का। तो वही डिस्टेंस 2πr को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है, 2 से कैंसिल होकर πr बच गया। इसमें कि हाफ रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो πr है।
इसी तरह अगर आप लोगों ने हाफ रोटेशन का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो दोबारा डायग्राम को देखें। देखिए हाफ रोटेशन कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक है और बी से सी तक है। इस कर्व पाथ के अलॉन्ग तो डिस्टेंस है वो हमें समझ आ गया 2πr है। अब हमें इस ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट पहले आपको बताया था कि दो पॉइंट्स के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले आप ए से ओ तक आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट आर कवर हुआ है, फिर आप ओ से सी पर जाएंगे तो अगेन डिस्प्लेसमेंट आर ही कवर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ रोटेशन में डिस्टेंस तो πr है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक r प्लस आर कितना हो गया 2r। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट इस केस में जो बन रहा है वो 2r है। और अब अगर हम इन दोनों की रेशो की बात करते हैं तो डिस्टेंस आपका πr हो गया, डिस्प्लेसमेंट 2r हो गया, r से कैंसिल होकर π/2 आ गया आंसर में। अच्छा, एक तो ये एमसीक्यूज हो गए। इसके अलावा ये एमसीक्यूज वैसे भी आते होते हैं, मतलब वो आपसे हाफ रोटेशन में डिस्टेंस सिंपल पूछ लेते हैं। अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है तो हाफ रोटेशन में डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो आपका ऑप्शन बनेगा πr कवर होगा। या इस क्वेश्चन को थोड़ा यूं भी चेंज करके पूछ लेते हैं, से वो आपसे कह देता है कि एक बॉडी एक सर्कल में मूव कर रहा है जिस सर्कल का रेडियस लेट से 2 मीटर है, यानी बॉडी जिस सर्कल मूव कर रहा है उसका रेडियस 2 मीटर है, और आपसे कहता है कि हाफ रोटेशन के बाद आप उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें। तो देखिए अगर हाफ रोटेशन के बाद मैं उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं, अब रेडियस की उसने अब हमें यहाँ पर उसने रेडियस की वैल्यू दे दी है और रेडियस यहाँ पर बन रहा है 2 मीटर। अब अगर मैं इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूँगा तो अगर r की जगह पर मैं 2 पुट करूँगा तो आपका डिस्टेंस बन जाएगा 2π और साथ में इसकी यूनिट मीटर आ जाएगी। इसी तरह अगर हाफ रोटेशन में, लेकिन ये 2π आंसर कब होगा, जब रेडियस 2 मीटर होगा। इसी तरह अगर आपसे हाफ रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट पूछ ले और आपको रेडियस इसी क्वेश्चन की एग्जांपल ले लेते हैं 2 मीटर गिवन है, तो हम इस क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो 2 × 2 हमारे पास कितने मीटर बन जाएगा, 4 मीटर बन जाएगा। तो डिस्टेंस इस केस में 2π मीटर बन रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस केस में 4 मीटर बन रहा है। मीन रेशो के अलावा भी सर्कल के क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के। अब अगर हम क्वार्टर रोटेशन की बात करते हैं तो क्वार्टर रोटेशन को ज़रा देखें डायग्राम में। क्वार्टर रोटेशन बच्चों बनता है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। अब इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाते हुए ये जो कर्व पाथ कवर हो रहा है ना, ये वाला जो पाथ है, इस पाथ के अलॉन्ग बॉडी ने जितना मूव किया है वो बॉडी का डिस्टेंस होगा। और यहाँ से अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और ये स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट को शो करेगी और ये जो कर्व पाथ होगा वो डिस्टेंस को शो करेगा। दोबारा वही बात कि अभी इस सर्कल का फोर्स पार्ट है ये, और ये जो डिस्टेंस आप लोगों ने लिखा हुआ है ये 1 कंप्लीट सर्कल का लिखा हुआ है। अब आप लोगों ने अगर क्वार्टर यानी फोर्स पोर्शन इसका कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस टोटल होता है 2πr, ये कंप्लीट रोटेशन क्या है। अगर आप क्वार्टर रोटेशन का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, और देखिए अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 आ जाएगा और πr/2 हो गया। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अलहदा से भी एमसीक्यूज आ सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि क्वार्टर रोटेशन में डिस्टेंस कितना होता है, और क्वार्टर रोटेशन में डिस्टेंस आपका πr/2 बनेगा। और बिल्कुल जिस तरह मैंने पहले आपको एग्जांपल दी है, अगर आपको सर्कल का रेडियस गिवन हो तो फिर आपसे एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस भी वो पूछ सकता है। एक तो ये चीज़ होगी कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने टोटल डिस्टेंस को 4 से डिवाइड करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब दूसरी चीज़ रहेगी, रेशो के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। देखिए बच्चे, ये स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है। अगर O से A तक इसका रेडियस r है तो O से B तक भी तो रेडियस ही होगा ना, वो भी r की इक्वल होगा। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बन गई है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के आपका इसकी बेस और परपेंडिकुलर 2 चीज़ें हैं, और आपको इसका हाइपोटेन्यूज चाहिए। और आप सबको बच्चों याद है कि इसका हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल का हम किस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने उसके ऊपर वो अंडर रूट लगा दिया और इधर स्क्वायर को रिमूव कर दिया। तो ये आपका बेस का स्क्वायर हो गया प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपका सॉल्व करेंगे 2r स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो अंडर रूट 2r। ये भी अलहदा से एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि अगर आपके पास क्वार्टर रोटेशन में सिंपली डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ ले तो क्वार्टर रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट
2r के बराबर होगा। और इस क्वेश्चन जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशियो आप लोग बताएं, तो सेम आप वैल्यूज पुट कर देंगे। डिस्टेंस आप लोगों का जो बन रहा था वो πr/2 बन रहा था, और जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो √2r है। अब r इस r से कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 √2 की फॉर्म में आपका आंसर होगा। तो ये कंप्लीट सर्कल है, और जिस तरह मैंने बताया ना सर्कल के इन बिटवीन भी क्वेश्चन छोटे छोटे बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सर्कल के बारे में याद रखनी है। थोड़ा और अपनी बात को आगे चलाते हैं। मैंने फ्री फॉल के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। हम कहते हैं बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, तो फ्री फॉल की कंडीशंस क्या हैं? तो फ्री फॉल की 3 मेजर कंडीशन हैं। पहली कंडीशन ये है कि फ्री फॉल में बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, मीन vi या u जिसे आप कहते हैं उसको 0 होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसमें एक्सेलरेशन जो बॉडी का है वो g की इक्वल होना चाहिए। g मीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और स्मॉल f सिंबल होती है फ्रिक्शन की, और उस केस में फ्रिक्शन भी 0 होगी। इट मीन्स कि हम बॉडी को कब कहेंगे बॉडी फ्री फॉल कर रहा है? जब ये तीनों कंडीशन को अगर को बॉडी सेटिस्फाइड करता है तो हम बोलते हैं बॉडी क्या कर रहा है? फ्री फॉल कर रहा है। ये भी आपका एमसीक्यू आ सकता है, पूछ सकता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। हम कहते हैं ये सारी कंडीशन है किसकी? फ्री फॉल की। अब मैं डिस्टेंस की कैलकुलेशन के कुछ हम न्यूमेरिकल्स करते हैं कि डिस्टेंस कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सर्कल को डिस्कस कर लिए। अब हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे कि स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग अगर बॉडी क्या कैसे फॉल कर रहा हो? फ्री फॉल करे, क्योंकि फ्री फॉल आपको पता है स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग होती है, तो बॉडी का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, इसमें वो बात करें ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, यानी बॉडी फ्री फॉल कर रहा है। क्वेश्चन उसका ये है कैलकुलेट द डिस्टेंस, यानी पहली कंडीशन क्या है? फॉलिंग फ्रीली हमें समझ आ गया, और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और आपको पहले भी बताया इवन यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट भी हमें कह दे, तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर डिस्टेंस लफ्ज़ लिखा हुआ है या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। वो कह रहा है बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें। कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड्स, इस चीज़ को आप लोगों ने बच्चों ज़रा ध्यान से सीखना है। ये क्वेश्चन 2 तरह से आता होता है। एक तो आ रहा होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड्स, और यही क्वेश्चन चेंज होकर आ रहा होता है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5th सेकंड। क्या ख्याल है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा या सेम बात होगी? ज़रूर डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये वो डिस्टेंस पूछ रहा है 5 सेकंड्स का टोटल डिस्टेंस है, यानी वो डिस्टेंस पूछ रहा है बॉडी अगर मूव कर रहा है तो ये टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है बॉडी ने जो कवर किया है कितने टाइम के अंदर? 5 सेकंड्स के अंदर। और दोबारा मैंने क्वेश्चन बनाया डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5th सेकंड। अब अगर 5th सेकंड का पूछ रहा है तो 5th सेकंड का मतलब ये है कि वो किसी पर्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी अब वो टोटल डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, वो डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है जो बॉडी ने किसी पर्टिकुलर सेकंड में कवर किया है। आप इस बात को यूँ समझ लें कि सपोज करें ये बॉडी फॉल कर रहा है ना, ये मैं रफ सी स्केचिंग करूँ और बॉडी ये टोटल फॉल कर रहा है। अगर 5 सेकंड्स होगा तो ये आपसे टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है 5 सेकंड में जो कवर हुआ है। लेट्स से ये मैं डिस्टेंस की वो लाइंस लगा रहा हूँ, 1st सेकंड के लिए है, 2nd, 3rd, 4th एंड लेट्स से ये 4 सेकंड हो गया और ये 5 सेकंड हो गया। अब इशू बच्चों ये है कि अगर वो ये पूछता है ना कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड्स, तो 5 सेकंड्स का मतलब है कि वो आपके इस ए पॉइंट से लेकर इस पॉइंट बी तक टोटल डिस्टेंस आपसे डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जब वो कहेगा ना 5th सेकंड का डिस्टेंस बताएं, तो वो डिस्टेंस आपसे जस्ट इस पर्टिकुलर सेकंड का पूछ रहा है। तो ये पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से याद रखना है कि फ्री फॉल का क्वेश्चन होगा तो 2 तरह से आ सकता है, एक 5 सेकंड्स का वर्ड यूज हो सकता है और एक 5th सेकंड। मतलब यह है कि एक टोटल डिस्टेंस का क्वेश्चन आ सकता है और एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए डिस्टेंस आ सकता है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए मैंने बोर्ड पे 2 फार्मूले आपके सामने लिखे हुए कि एक फार्मूला लिखा है S = ½ 1/2 GT²। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूला में ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब फ्री फॉल में आप लोगों ने बच्चों टोटल डिस्टेंस कवर करना हो, कैलकुलेट करना होगा। जिस तरह अगर किसी क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आता है तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे इसको, जिस तरह 5 सेकंड वाला क्वेश्चन है। इसी तरह अगर वो किसी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस पूछता है तो ये वाला जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला है किसी पर्टिकुलर सेकंड के लिए।
मतलब ये टोटल डिस्टेंस नहीं बताता, ये किसी फिक्स पर्टिकुलर सेकंड में आपको डिस्टेंस बता रहा होता है। अच्छा, सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो हम s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर यूज़ करेंगे 1/2। एमसीक्यूज़ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू हम यूजुअली 10 यूज़ करते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ के अंदर हम 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू भी यूज़ करेंगे। वो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने 9.8 का भी यूज़ करनी है और 10 का भी यूज़ करनी है। इन शॉर्ट ये है कि वो ऑप्शन देखकर भी पता चल जाता है कि 9.8 हम यूज़ करेंगे या हम 10 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम 10 यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ में किसी भी ऑप्शन में फ्रैक्शन हमें बाहर नज़र नहीं आ रही। तो जी 10 हो गया। अब अगर हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यानी 5 सेकंड वाला अगर एमसीक्यूज़ हम अटैम्प्ट करते हैं तो टी की जगह पर आप लोगों ने 5 पुट कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25, तो ये आपका 125 मीटर डिस्टेंस कवर होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आए तो बॉडी ने टोटल फ्लाइट के दौरान जो डिस्टेंस कवर किया है वो 125 मीटर होगा। इट मीन्स कि इसका बी ऑप्शन कब होगा, ये वाला ऑप्शन कब करेक्ट होगा, जब आप लोगों से वो क्या डिमांड करेगा, टोटल डिस्टेंस डिमांड करेगा। यानी जब टोटल डिस्टेंस की बात करेगा तो आप लोगों ने ऑप्शन 125 मीटर चूज़ करना है। लेकिन बच्चों अगर वो कहता है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड, तो फिर तो हमें ये टोटल डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें ये बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए। अब इसका एक मेथड तो ये होता है ना, जो कुछ बच्चे अडॉप्ट करते हैं, वो पहले 5 सेकंड्स का निकालते हैं, जिस तरह भी मैंने 125 मीटर निकाला है। उसके बाद वो करते ये हैं कि वो 4 सेकंड का भी डिस्टेंस निकालते हैं। यानी पहले 5 का कैलकुलेट किया, फिर 4 का कैलकुलेट किया, फिर 5 का जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से 4 वाले डिस्टेंस को माइनस करते हैं और फिर जाकर वो इस 5 सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन बहुत लंबी नहीं हो जाएगी कि पहले आप लोग 5 सेकंड का कैलकुलेट करो, फिर आप किसका कैलकुलेट करो, 4 सेकंड का कैलकुलेट करो, फिर आप उन दोनों का डिफरेंस लो और फिर आप आंसर कैलकुलेट करो। तो असल में इंटरेस्ट में हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं कि हम इसको बहुत लेंथी मेथड से अटैम्प्ट करें। इसीलिए हम लोगों ने इसका एक शॉर्टकट बनाया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर सेकंड में हम डायरेक्ट डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें एक ही नई चीज़ है, 5 2 1 तो हमारे लिए नंबर ही हैं। एन इसमें क्या चीज़ है, एन इसमें जो लिखा हुआ है बच्चे, वो पर्टिकुलर सेकंड होगा जिसमें हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। एन क्या चीज़ है, वो पर्टिकुलर सेकंड है जिसमें हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इस एन की वैल्यू न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगी। अगर 5th सेकंड है तो एन की जगह पर 5 पुट करेंगे, अगर 3rd सेकंड होता तो एन की जगह पर 3 पुट होता, अगर 4th सेकंड होता तो एन की जगह पर 4 पुट होता। मीन कोई भी सेकंड इसकी जगह पर लिखा जा सकता है, लेकिन फ्री फॉल के लिए पर्टिकुलर सेकंड में के डिस्टेंस के फार्मूले का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। सिर्फ आपके पास क्वेश्चन में एन की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। और अभी हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर किसके लिए, 5th सेकंड के लिए। इसमें बच्चे हम जल्दी से वैल्यूज पुट करके देखते हैं। एस 5th आ जाएगा और अगर हम एस 5th यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो 5 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1, 5 इंटू 10 माइनस 1, 5 इंटू 9, तो ये बच्चों आपका कितने मीटर बन गया, 45 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस एमसीक्यूज़ का ऑप्शन ए कब होगा, जब वो आपसे डिस्टेंस पूछेगा किसी पर्टिकुलर सेकंड में, तो फिर आपका ऑप्शन ए ठीक करेक्ट होगा। और अगर वो टोटल डिस्टेंस पूछता है तो फिर आपका ऑप्शन 125 मीटर करेक्ट होगा। अब हम उसी की थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। मैंने एक छोटा सा एमसीक्यू लिखा है, बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली। एक बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, मीन दोबारा क्वेश्चन फ्री फॉल की है। और अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट द रेशियो कैलकुलेट करनी है ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2nd एंड 3rd सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन फ्री फॉल का है, कीवर्ड है, रेशियो कैलकुलेट करनी है और डिस्टेंस की कैलकुलेट करनी है कवर्ड बाय द बॉडी इन 2nd एंड 3rd सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला क्वेश्चन भी टोटल डिस्टेंस की रेशियो नहीं पूछ रहा, बल्कि आपसे वो बच्चों रेशियो पूछ रहा है किसी पर्टिकुलर सेकंड की। इसका मतलब एक पर्टिकुलर सेकंड की रेशियो बतानी है। और मैंने आपको बताया था कि अगर बॉडी फ्री फॉल कर रहा हो उसका पर्टिकुलर सेकंड इस फार्मूले से कैलकुलेट हो सकता है। तो पहले उसने सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया है वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए सिंपली आप लोगों ने ये करना है कि इस फार्मूला में इस n की जगह पर आप लोगों ने 2 पुट कर देना। अगर मैं यहाँ 2 पुट करूँगा तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1, ये 1 माइनस हो जाएगा।
और 4 - 1 3 को अगर हम 5 से करेंगे तो 15 मीटर। इसको मैंने कि सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 15 मीटर बना है। अब हम लोगों ने उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो उसने 3rd सेकंड में कवर किया है। तो इसी फार्मूले में n की जगह पर अब आप लोगों ने 3 पुट करना है, तो 3 × 2 = 6, 6 - 1 5, 5 × 5 25 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि उसने सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है वो 15 मीटर है और 3rd सेकंड में 25 मीटर कवर किया है। हमारा क्वेश्चन ये है कि उनकी क्या बतानी है, रेशो के लिए S2/S3 अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 15/25 कर देंगे। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अगर 5 से कैंसिलेशन इसकी करें तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा और ये 5 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अगर आप इसको 5 से कैंसिलेशन करते हैं तो जो करेक्ट रेशियो बनेगी वो 3/5 होगी। तो इन ऑप्शन में से देखें 3/5 कौन सा ऑप्शन बन रहा है, आपका डेल्टा ऑप्शन होगा, विच इज़ 3/5। अभी हम लोगों ने जो ये कंसेप्ट तो सीख लिया है कि डिस्टेंस दो तरह के आते हैं, एक टोटल कवर डिस्टेंस होता है और एक किसी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस होता है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जिसका केस पढ़ा है वो सिर्फ वो कंडीशन पढ़ी है जब बॉडी कैसे फॉल करेगा, एग्जैक्टली फ्री फॉल करेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर बॉडी फ्री फॉल नहीं कर रहा, बॉडी किसी रोड के ऊपर मूव कर रहा है, तो उसके लिए भी तो दोनों तरह के केस होंगे। अगर बॉडी जिस तरह कार है वो किसी रोड पे मूव कर रही है तो उसके लिए भी तो दोनों केस बनेंगे ना। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो भी सकती है, कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं भी हो सकती। उस बॉडी जो भी रोड के ऊपर मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, उसका एक्सेलरेशन जो है वो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब बॉडी फ्री फॉल करेगा उस केस में तो हम जी को 10 ही यूजली यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आता है कि बॉडी रोड के ऊपर मूव कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू कोई भी हो सकती है और हम वही यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगी। देखिए मैंने एक छोटा सा एमसीक्यूज लिखा है, इसको देखते हैं फिर इसके फार्मूलाज की बात करते हैं। तो लिखे ए कार इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। इन इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड गिवन है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 4th सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला क्वेश्चन भी किसी पर्टिकुलर सेकंड का है। यहाँ पर 4 सेकंड भी हो सकता था, लेकिन ये 4th सेकंड का डिस्टेंस है। ये डिफरेंस ऑलरेडी अब आपको क्लियर हो चुका है। इफ़ इट इज़ मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ इफ इट इज़ मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन गिवन है। इट मीन्स कि जो तीन चीज़ें हैं, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू, सेकंड और एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और अगर यहाँ पर 4 सेकंड हो तो पर्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस पूछा गया है, और अगर 4 सेकंड होता तो आप लोगों ने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। तो ये वाला क्वेश्चन फ्री फॉल का नहीं है। इसका मतलब है जो प्रीवियस फार्मूला हम लोगों ने पढ़े थे, यानी ये वाला जो फार्मूला है, अब इस क्वेश्चन के ऊपर ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। इसी फार्मूले की जो जनरल फॉर्म है ना, वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। यही जो फार्मूला है इसकी ये वाली जनरल फॉर्म है, और ये नीचे वाला जो फार्मूला ये वाला है, ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे, SNth लिखा हुआ है, जब आप लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो किसी भी पर्टिकुलर सेकंड के अंदर। और ऊपर वाला तो आप सारे इससे फेमिलियर हैं। ये वाला फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब बॉडी मूव करेगा और आप लोगों ने उसका टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। अगर आप गौर करें ना, तो जो मैंने पहले फार्मूले फ्री फॉल के लिए लिखे थे वो मैंने इसी से बनाए थे। ज़रा देखिएगा, इसको ज़रा जल्दी से देखें। ये वाला फार्मूला कहाँ से आया होगा? फ्री फॉल में मुझे बताएं इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0, तो ये वाली टर्म ख़त्म होगी। और फ्री फॉल में आपका जो ए होता है वो किसकी इक्वल होता है, जी। और ए की जगह पर अगर हम जी लिखते हैं तो जी कितना होता है, 10, तो 10/2 कितना हो गया, 5। तो देखिए यहाँ पर 5 ही आ गया ना। तो अब आपको आइडिया होगा ये वाला 5 क्यों आया हुआ है, कि आप लोगों ने जी को 2 से डिवाइड किया हुआ है। अगर उसकी वैल्यू पुट करें तो 10 को 2 से डिवाइड किया हुआ है, तो ये वाली चीज़ 5 आ गई। तो ये फार्मूला सिर्फ फ्री फॉल के लिए है, और इसी फार्मूले की जनरलाइज फॉर्म ये वाली है। और ये वाला फार्मूला किसी भी केस के ऊपर अप्लाई हो सकता है। मैं जिस फार्मूले को भी जनरल फार्मूला बोलूँगा, वो जो फार्मूला होगा वो मोस्ट ऑफ प्लेसेस के ऊपर हम उसको अप्लाई कर सकते होंगे। अब आप ज़रा देखें, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने 4 सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसी क्वेश्चन में आप वैल्यूज पुट करके आप इसको इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। हम जल्दी से इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। इधर ही मैं पुट कर देता हूँ। VI को हम क्या लिखेंगे, इसको हम अरेज कर देते हैं। इसमें VI को अगर हम क्या पुट कर दें, आपका VI आपका 2 आ रही है, प्लस एक्सेलरेशन आपका 10 आ रहा है, तो 10/2 इंटू, अब वो पर्टिकुलर सेकंड कौन सा पूछ रहा है, 4,
तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करें 2 हो जाएगा। ये 7 बन रहा है, इसको कैंसिल करें तो 5 आ रहा है, तो 7 को 5 से करेंगे तो प्लस 35, तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया आपका 37 मीटर बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी ने 4 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है वो आपका इक्वल टू आ रहा है 37 मीटर के। इसी तरह अगर यहाँ पर 4 सेकंड होता तो फिर हम s इज इक्वल टू VAT प्लस 1/2 AT स्क्वायर के फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये बस आप लोगों ने जो पोर्शन पढ़ा है, अब हम डिस्टेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो टोटल डिस्टेंस भी पूछ सकता है और किसी पर्टिकुलर सेकंड में भी आपसे डिस्टेंस पूछ सकता है। स्पीड और वेलोसिटी की तरफ अब चलते हैं। देखिए बच्चे, स्पीड और वेलोसिटी को देखते हैं। स्पीड आप सब जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, इसी तरह वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड जो है वो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं होती, इसलिए स्पीड जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, जिस तरह डिस्टेंस के बारे में आपको समझाया है। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव मीन जब उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और वो एवरेज स्पीड के मोस्टली आते हैं। अब एवरेज स्पीड के मैंने डिफरेंट केसेस यहाँ डिस्कस किए हैं। इन केसेस की मैंने केसेस यहाँ पर लिखी हैं, अभी हम इनके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो इन केसेस पे फर्दर आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगी। पहला केस बच्चे ये है, केस मीन हिंट आप समझें। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आता है जिसमें आपको बॉडी के कवर डिस्टेंस सेम हो, यानी बॉडी मूव कर रहा है लेकिन उसके जो डिस्टेंस उसने कवर किए हैं वो सेम है, लेकिन उन डिस्टेंस को कवर करने में जो उसने टाइम लिया है वो टाइम सेम ना हो। अगर ये वाली सिचुएशन डेवलप हो जाए तो इस सिचुएशन में अगर आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए फार्मूला V एवरेज 2V1 V2 V1 प्लस क्या यूज़ करेंगे, V2 यूज़ करेंगे अगर डिस्टेंस सेम हो लेकिन टाइम सेम ना हो तो। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इसके अपोजिट बात अब हो रही है, डिस्टेंस सेम नहीं है लेकिन टाइम सेम हो जाए। इसमें क्या था, डिस्टेंस सेम है, वहाँ पर डिस्टेंस सेम अगर ना हो लेकिन क्या सेम हो जाए, टाइम सेम हो जाए, तो फिर एवरेज स्पीड के लिए आप लोगों ने जो फार्मूला यूज़ करना है V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय सिंपल 2 कर देंगे। इस फार्मूले से तो आप मैट्रिक में भी काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर थे। तीसरा इसका केस ये है, अगर दोनों चीज़ें सेम ना हो, ना डिस्टेंस कवर्ड सेम हो ना ही टाइम सेम हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बॉडी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा उस टोटल डिस्टेंस के ऊपर सम लिख देंगे और नीचे जो बॉडी ने टोटल टाइम लिया होगा उस टोटल टाइम का सम लिख देंगे, तो हमारे पास एवरेज स्पीड बन जाएगी। लास्ट केस इसका ये बनता है, अगर बॉडी मूव कर रहा है, इसमें दोनों चीज़ें अनइक्वल हैं, इसमें दोनों चीज़ें अब इक्वल हो गई हैं कि बॉडी के डिस्टेंस कवर्ड भी सेम हो जाएं और बॉडी ने जो टाइम लिया है उनको कवर करने में वो भी सेम हो जाए। मीन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इफ बॉडी कवर इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपको पता है ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी। इट मीन्स कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रही है तो बॉडी इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये सिचुएशन कब पॉसिबल है, व्हेन बॉडी मूव करेगी विद किस वेलोसिटी से, V यूनिफॉर्म मीन उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और आप लोगों ने एक और बात भी याद रखनी है कि व्हेन बॉडी मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपस में इक्वल हो जाती हैं। ये बहुत कॉमन एमसीक्यूज है, आपके बोर्ड में भी रिपीट हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब इक्वल होंगी, व्हेन बॉडी मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकम इक्वल टू ईच अदर। अभी हम इन्हीं फार्मूलाज की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं कि हम लोगों ने कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है ना। अब जरा फर्स्ट एमसीक्यूज को देखें, इसमें लिखा है कार गोस। अब आप लोगों ने इन एमसीक्यूज में ये जो आपको पहले पॉइंट्स बताए ना, डिस्टेंस सेम हो डिस्टेंस सेम ना हो, वो सारे केस देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस केस से सॉल्व होगा। मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिखी हैं। इसमें पहला केस है, कार गोज स्ट्रेट मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट A to B विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है एंड रिटर्न बैक, और बॉडी वापस आ गई। इसका मतलब कि रिटर्न बैक उसी पॉइंट पे वापस आ गई है। अगर बॉडी उसी पॉइंट पे वापस आ गई है तो यहाँ से हमें ये हिंट मिल जाता है कि बॉडी के जो कवर डिस्टेंस उसने किए हैं वो सेम है, क्योंकि अगर रिटर्न बैक हुई है तो इसका मतलब है बॉडी के कवर डिस्टेंस क्या होंगे, फिर सेम उसने कवर किए हैं।
अच्छा खैर, रिटर्न बैक विद वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और जब वापस आई है तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 60 किलोमीटर पर आवर कवर किया है। इट मीन्स कि डिस्टेंस कवर्ड उसके सेम है क्योंकि स्पीड डिफरेंट है। डिस्टेंस कवर तो सेम है क्योंकि रिटर्न बैक हुई है। सेम डिस्टेंस को अगर वो डिफरेंट स्पीड से कवर कर रहा है, सेम डिस्टेंस को अगर वो डिफरेंट स्पीड से कार कवर कर रही है, तो आपको क्या लगता है टाइम सेम लेगी? डेफिनेटली टाइम उसका डिफरेंट होगा। इट मीन्स कि इस केस में इन डिफरेंट स्पीड की वजह से हम कह रहे हैं, रिटर्न बैक की वजह से हम कह रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड सेम है, लेकिन स्पीड डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से उसका टाइम जो होगा वो भी डेफिनेटली क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि डिस्टेंस अगर सेम है, स्पीड डिफरेंट होगी, तो टाइम भी बॉडी डिफरेंट टाइम लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये और कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें इस पूरे जर्नी के दौरान। मैंने इसको थोड़ा स्केच भी किया है कि बॉडी ए से बी पर जा रहा है, फिर बॉडी बी से ए पर वापस आ रहा है। तो ये बच्चों क्वेश्चन कौन सा बना जिसमें डिस्टेंस कवर्ड सेम है लेकिन बॉडी का टाइम सेम नहीं है? तो इस केस में आपको याद होगा हम लोगों ने एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला पढ़ा था 2v1 v2 और डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये वाला फार्मूला हम क्यों यूज़ कर रहे हैं वो आपको उम्मीद है आइडिया हो चुका होगा यहाँ पर। अब इसको ज़रा देखें, इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपका जो वैल्यूज़ हैं 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, उसी तरह 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाय आपका 100 हो जाएगा। ये 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, तो 6 को 4 से करेंगे तो 24, 24 को 2 से करेंगे तो 48। तो इस मीन कि अगर आपसे एवरेज स्पीड बच्चों पूछता है इसी क्वेश्चन में, तो एवरेज स्पीड का आंसर आपके पास बनेगा 48 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स कि इस केस में इसका ऑप्शन आपके पास बीटा ऑप्शन होगा और 48 किलोमीटर पर आवर होगा। तो मेन चीज़ ये थी कि आपको इन हिंट्स को यूज़ करके आपको एग्जैक्ट फार्मूला अप्लाई करना आ जाए कि आप लोगों ने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अगर इसमें मैं थोड़ी सी चेंज कर दूं, मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड की बजाय आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता, यानी बाकी सारी स्टेटमेंट सेम है, लेकिन एवरेज स्पीड की बजाय अगर हम एवरेज वेलोसिटी पूछ लें, तो बच्चों एक चीज़ आप ज़रा नोट करें, अगर बॉडी पॉइंट ए से बी पर गया है और वापस बी पॉइंट से कहाँ पर आ गया, ए पर आ गया, तो अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता है तो आप सारों को पता है कि अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, बॉडी ने द रेशियो होती है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होगा। तो अगर बॉडी का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट तो किसकी इक्वल होगा, 0 होगा। टाइम वाट एवर उसका जो भी बन रहा है, तो 0 को अगर आप किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 होगी। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी कि अगर इसी क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी पूछे तो एवरेज स्पीड तो आपकी 48 किलोमीटर पर आवर बन रही है, लेकिन इसी क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ तो बॉडी के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, जिसकी वजह से टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी फिर क्या आएगी, 0 होगी। तो 0 ऑप्शन कब हम चूज़ करेंगे, जब वो एवरेज वेलोसिटी की बात करेगा। लेकिन अगर एवरेज स्पीड की बात करता है तो फिर आपका आंसर 48 किलोमीटर पर आवर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफाई इसमें किया हुआ है। इसमें कह रहे हैं ए कार मूव विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड वही पुरानी है, फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी उसने एक वर्ड यहाँ पर क्या हिंट आपके लिए यूज़ किया, फर्स्ट टाइम का हिंट यूज़ किया है, एंड विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फिर दोबारा स्पीड उसकी 60 किलोमीटर पर आवर है, फॉर द सेकंड हाफ टाइम। अब आप ज़रा एक चीज़ नोट करें, इसके अंदर उसने फर्स्ट हाफ टाइम और सेकंड हाफ टाइम वर्ड यूज़ किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो टाइम के इंटरवल हैं वो सेम है। कैसे सेम है, यहाँ पर फर्स्ट हाफ टाइम वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर सेकंड हाफ टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब है टाइम के इंटरवल क्या है, सेम है, लेकिन बॉडी की स्पीड सेम नहीं है। यानी स्पीड देख लें, स्पीड तो सेम नहीं है। अब ज़रा खुद सोचो कि अगर टाइम सेम है, सोचना आप लोगों ने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एस इज इक्वल टू वी से, कि यहाँ पर टाइम तो सेम है, सेकंड हाफ टाइम हिंट है, फर्स्ट हाफ टाइम हिंट है, स्पीड बॉडी की क्या है, डिफरेंट है। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर टाइम सेम हो, वी डिफरेंट हो, तो क्या डिस्टेंस सेम आ सकते हैं? डेफिनेटली इस केस में डिस्टेंस सेम
नहीं होंगे। इट मीन्स कि ये वो केस बनेगा, अब डिस्टेंस यहाँ पर सेम नहीं है, हम वो वाला केस यूज़ करेंगे जिसमें टाइम के इंटरवल सेम होंगे लेकिन डिस्टेंस सेम फिर नहीं होगा। डिस्टेंस अगेन बता रहा हूँ क्यों सेम नहीं है, टाइम सेम है, यानी टी यहाँ पर सेम आ रहा है दोनों केसेस में, लेकिन वी सेम नहीं है, तो वी की इन इक्वालिटी की वजह से डिस्टेंस भी यहाँ पर सेम नहीं होंगे। ऊपर वाला केस भी इसी तरह ही आप लोगों ने डिस्कस किया था। अब आप ज़रा इस चीज़ को देखें, अब हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें टाइम सेम हो बट डिस्टेंस सेम ना हो। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं इस सिचुएशन के लिए, वो फार्मूला आपका क्या था, वी एवरेज V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 हम यूज़ करेंगे। अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, तो 100/2। अब आपके पास आंसर 50 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन आ जाए या इस टाइप का कोई और क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको ये वाले 2 हिंट मिल जाएं, तो उस केस में आप लोगों ने फार्मूला ये वाला यूज़ करना है और इस फार्मूले के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो 50 किलोमीटर क्या हो जाएगा, पर आवर हो जाएगा। तो ये इसकी प्रैक्टिस हम साथ साथ टेस्ट में भी करेंगे, लेकिन ये मैंने 2 एग्जाम्पल के तौर पर आपको MCQs करवाए हैं कि इस तरह के हिंट देखकर आप जज कर सकते हैं कि आइदर वो इस सिचुएशन में लाई कर रहा है, डिस्टेंस सेम है, टाइम डिफरेंट है, या इस सिचुएशन में लाई कर रहा है कि टाइम सेम है और डिस्टेंस डिफरेंट है। थर्ड केस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि रेसिंग कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, अच्छा वो कार एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली थ्रू 3 गियर्स, यानी इसने 3 गियर चेंज किए हैं विद द फॉलोइंग एवरेज स्पीड, और उनकी एवरेज स्पीड गिवन है। अब देखें इस केस में ना तो स्पीड सेम है, पहले गियर में स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड उसने टाइम रखा है, दूसरे गियर में उसने स्पीड कितनी यूज़ की, 40 मीटर पर सेकेंड यूज़ की है, फिर टाइम 2 सेकेंड है, तीसरे गियर में स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड और टाइम 6 सेकेंड लगे। अब ज़रा गौर से इस चीज़ को देखिएगा, देखिए सबकी बेसिक रूट में ये फार्मूला है। मुझे बताएं इन तीनों की स्पीड सेम है, स्पीड डिफरेंट है। अगर स्पीड तीनों की डिफरेंट है और तीनों का टाइम भी क्या आ रहा है, डिफरेंट ही आ रहा है, यानी इन 2 का तो चलो मैच कर रहा है लेकिन इनका टाइम उसके साथ मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कोई ऐसा केस है जिसमें आपका V भी डिफरेंट आ रही है और टाइम भी क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस भी फिर सबका सेम नहीं होगा। तो ये फिर कौन सा केस बना, ये बच्चों वो केस बना जिस केस में आपका ना तो डिस्टेंस सेम है और इस केस में ना ही आप लोगों का क्या सेम है, टाइम भी सेम आ रहा है, क्योंकि ना डिस्टेंस इस केस में सेम बनता है ना ही इस केस में टाइम सबका सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों ने ये करना होता है कि हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस अगर हमारे पास होगा तो फिर हम उसको टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। टाइम तो हमारे पास ये गिवन है यहाँ पर, अब हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए कि उसका हम टोटल टाइम से डिवाइड करें ताकि हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, S = VT। ये आपका क्या चीज़ है, V है, और ये आपका T के मन है। हर V को T से मल्टीप्लाइड करेंगे तो उस पर्टिकुलर गियर में उस कार का कवर डिस्टेंस आ जाएगा। जिस तरह पहले गियर में अगर डिस्टेंस निकालना है तो V को T से करें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, 20 × 2 40 हो जाएगा। इस तरह सेकंड गियर की बात करें तो 40 यानी V × T 40 × 2 80 हो जाएगा। और थर्ड गियर में 60 को जब इससे करेंगे तो 3 आपके पास 60 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस किसी भी गियर में कवर जो उसने किया है वो आपके पास आ गया। आपका इतना भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये क्वेश्चन आज और आपसे ये पूछे किसी भी गियर में कैलकुलेट होने वाला डिस्टेंस बताएं, तो आप किसी भी गियर में जो डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है उसको बता सकते हैं। तो ये मैं आपसे बात कर रहा था कि इस केस में देख लें कि डिस्टेंस किसी भी केस में सेम नहीं है, हर केस का डिस्टेंस भी डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, अब आप लोगों ने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, ना डिस्टेंस सेम है ना टाइम सेम है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम आपने वैल्यूज पुट की 40 + 80 + 360 डिवाइड बाई 2 + 2 + 6, ये 2 + 2 ये हैं, 2 + 2 + 6, इनको ऐड करें तो 360 के अंदर आप 40 ऐड करेंगे तो 400, और 400 के अंदर 80 ऐड करेंगे तो 480 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई नीचे 4 + 6 10 बन रहा है, 0 0 से कैंसिल होगा तो 48 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इट मीन कि इस केस में जो एवरेज स्पीड बनेगी वो 48 मीटर पर सेकंड होगी। तो उम्मीद है आपको ये तीनों केसेस के बारे में कुछ क्लैरिटी हो चुकी होगी। बाकी जब हम इसके टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर फर्दर जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपकी इस पर ग्रिप थोड़ी बेहतर हो जाएगी।